बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 11 है और आपका टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करते हैं और इनको क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और जो लाइट रिएक्शन होता है इसको सिंपल लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। और ये थैलाकाइड में होता है, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन्स में होता है। और लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, एनर्जी कन्वर्जन फेज़ होगा, इसमें एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा। और कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा और उससे केमिकल एनर्जी बनेगी। किस शक्ल में बनेगी, एटीपी की शक्ल में और NADPH की शक्ल में। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड लाइट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड Z स्कीम, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन फेज, दूसरा नाम क्या है इसका, एनर्जी कन्वर्जन फेज, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है। As has been described previously, the sunlight energy which is absorbed by the photosynthetic pigment drive the process of photosynthesis। सिंपल सी बात है कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस के अमल को कौन ड्राइव करता है, लाइट ड्राइव करती है। और किसकी लाइट, सनलाइट एनर्जी। पिछले लेक्चर्स में आपने सीख लिया है, आपने पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कौन सी एनर्जी चलाती है, ड्राइव करती है, सनलाइट एनर्जी। और सनलाइट एनर्जी को कौन ऑब्जर्व करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वही सनलाइट क्या करती है, ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने देखा था पहले पिछले लेक्चर्स में। अब हम फोटो सिस्टम की डेफिनेशन करने लगे हैं। फोटो सिस्टम्स की डेफिनेशन करते हैं। Photosynthetic pigments are organized into cluster called photosystem। कि फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है और बाद में एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स होते हैं ये क्लस्टर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। किस शक्ल में बच्चों, क्लस्टर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के क्लस्टर्स को आप फोटो सिस्टम का नाम देते हो। क्यों क्लस्टर की शक्ल में अरेंज होते हैं या उससे फ़ायदा क्या होता है, फॉर एफिशिएंट ऑब्जर्प्शन, ताकि लाइट अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो सके और ऑब्जर्व हो जाए तो बाद में क्या होगी, यूटिलाइज भी हो सकती है, ठीक हो गया। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे क्लस्टर बनाते हैं, आपको पता है पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। अब थैलाकाइड भी देख लें बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों वो सैक्स बनाती है, ठीक है। उन सैक्स को क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। उन सैक्स को थैलाकाइड कहते हैं। ये जो मैंने सैक्स बनाई इसको क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। और इन्हीं थैलाकाइड्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट क्लस्टर की शक्ल में होते हैं। किस शक्ल में होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट हैं और कहाँ पे हैं, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर है। ये पूरी थैलाकाइड है और थैलाकाइड की ये क्या है, मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट जो होते हैं क्लस्टर की शक्ल में होते हैं और फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट के इन क्लस्टर को आप फोटो सिस्टम कहते हैं। तो डेफिनेशन करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड फोटोसिस्टम फॉर efficient absorption and utilization of solar energy in the thalakide membrane। कि थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में जो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट हैं वो क्लस्टर की शक्ल में अरेंज होते हैं और उस फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट है उनके क्लस्टर को फोटोसिस्टम कहते हैं बच्चों। क्यों, ताकि रोशनी की जो ऑब्जर्प्शन है वो भी एफिशिएंट तरीके से हो सके और बाद में जो रोशनी की यूटिलाइजेशन है उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। ओके, ये एक फोटो सिस्टम दिखाया गया बच्चों। फोटो सिस्टम दिखाया गया, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, होता है इसका हिस्सा एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रिएक्शन सेंटर। उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं और एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मुख्तलिफ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। सो मेन दो हिस्से होते हैं फोटो सिस्टम के, एक होता है रिएक्शन सेंटर और ये क्या होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। और ये फोटॉन है। जो सनलाइट एनर्जी होती है वो वेव की शक्ल में भी होती है और वो पार्टिकल की शक्ल में भी होती है। और जो सनलाइट एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनको क्या कहा जाता है? उनको फोटॉन कहा जाता है। तो सूरज की रोशनी पार्टिकल पर मुश्तमिल है, उन पार्टिकल को फोटॉन कहते हैं। और इन फोटॉन्स को, इस लाइट एनर्जी को सबसे पहले किसने जज़ब किया? एंटीना कॉम्प्लेक्स ने ऑब्जर्व किया। ऐसे समझें जिस तरह टीवी का एंटीना होता है, सिग्नल कैच करता है, इसी तरह ये भी लाइट को कैच करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। कौन? एंटीना कॉम्प्लेक्स विच इज़ ए पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। और रोशनी को पकड़कर किसके पास भेजेगा? रिएक्शन सेंटर के पास भेजेगा। और रिएक्शन सेंटर किसके साथ जुड़ा हुआ है? आगे वो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद फिर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक हो गया। तो इस तरह ये चलती है। रोशनी आई, एंटीना कॉम्प्लेक्स में गई, उसने ऑब्जर्व किया और रोशनी रिएक्शन सेंटर में पहुंचाई। रिएक्शन सेंटर से वो लाइट क्या करती है? वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। फिर वो इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ कैरियर के पास जाते हैं। पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फिर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाते हैं विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये क्या हो रहा है? ये सारा कुछ, ये लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, फोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय रेजोनेंस, दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय रेजोनेंस। ओके। ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग विच इज़ कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड अदर वन इज़ कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। के हर फोटो सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक लाइट गैदर करता है, लाइट कैप्चर करता है, लाइट ऑब्जर्व करता है, उसका नाम एंटीना कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा हिस्सा, फोटो सिस्टम का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों? रिएक्शन सेंटर कहलाता है। इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। सो फोटो सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं। वन इज़ लाइट गैदरिंग पार्ट कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड अदर वन इज़ रिएक्शन सेंटर। सबसे पहले हम एंटीना कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट गैदरर पार्ट होता है, लाइट को पकड़ने वाला हिस्सा होता है। किसका हिस्सा है? फोटो सिस्टम का। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स हैज मैनी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। मोस्ट ऑफ देम चैनलिंग लाइट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले फोटो सिस्टम, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने किया कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं। फिर फोटो सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स, तो आप कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ए पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। इट हैज़ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के, जो कि मेन पिगमेंट है। फिर क्लोरोफिल बी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। और ये सारे क्या करते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ देम चैनलिंग द लाइट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। ये सारे क्या करते हैं? लाइट को पकड़ते हैं और भेज देते हैं किसके पास? रिएक्शन सेंटर के पास। तो इन सब का काम लाइट को चैनल करना, एनर्जी को चैनल करना और किसके पास भेजना? रिएक्शन सेंटर के पास भेजना। अब आ जाएगा अगला शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है? आप कहेंगे इट इज़ ए पार्ट ऑफ, इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। क्या काम करता है या स्ट्रक्चर क्या है इसकी? इट हैज़ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, बस। ठीक है, इसमें सिर्फ एक या एक से ज़्यादा किसके मॉलिक्यूल होते हैं? क्लोरोफिल ए के बच्चों। रिएक्शन सेंटर में वन और मोर मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के, जबकि उधर क्लोरोफिल बी भी था, कैरोटीनॉइड भी थे एंटीना कॉम्प्लेक्स में। और उनका काम लाइट को गैदर करना, लाइट को चैनल करना और रास्ता देना, और रास्ता दे के किसके पास भेजना? रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर की स्ट्रक्चर देखी तो इसके पास वन और मोर मॉलिक्यूल किसके हैं? क्लोरोफिल ए के हैं। और कौन सी चीज़ें फिर इसके साथ मौजूद है? क्लोरोफिल बी नहीं है, कैरोटीनॉइड नहीं है, तो और कौन है इसके साथ? विद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मैंने इधर बता दिया बच्चों आपको कि ये रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है? ये वाली जगह रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, और क्लोरोफिल ए पर मुश्तमिल होता है। ठीक, अब यहाँ से रोशनी आके टकराती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और फिर यही रिएक्शन सेंटर ये एसोसिएटेड है, मिला हुआ है किसके साथ?
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि रिएक्शन सेंटर मुश्तमिल होता है क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल्स के ऊपर। एक मालिक्यूल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और किसके साथ जुड़ा होता है ये रिएक्शन सेंटर? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ, और कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर मुश्तमिल होता है। और वो कैरियर किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वो कैरियर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, ये है स्ट्रक्चर रिएक्शन सेंटर की। क्लोरोफिल ए molecules of reaction center and associated proteins are closely linked to nearby electron transport system। के क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो एंड एसोसिएटेड प्रोटीन आर क्लोजली लिंक टू नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोबारा वही बात हो रही है, इसको आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह दो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह दो, ठीक है। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल और उसके साथ जो करीबी प्रोटीन है, ये दोनों किसके साथ जुड़े होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लेज ए रोल इन जनरेशन ऑफ एटीपी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो क्या बनाती होती है? एटीपी बनाती होती है एक प्रोसेस के ज़रिए। उस प्रोसेस का नाम केमिओस्मोसिस है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके कवर करेंगे। सो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इन्वॉल्व है एक क्या बनाने में? एटीपी बनाने में। किस प्रोसेस के जरिए एटीपी बनता है? दैट इज कॉल्ड केमिओस्मोसिस। सो the electron transport system or the electron transport chain is involved in the generation of ATP by a process called chemiosmosis। फिलहाल बच्चों आप नाम याद रखें, इसका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे केमिओस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। जहाँ पे हम ATP बनेंगे उसको आपने कहना है केमिओस्मोसिस से बनेगा, केमिओस्मोसिस से बनेगा। फिलहाल बेसिकली ये इसमें होता क्या है, इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन आयंस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को मेम्ब्रेन के ज़रिए क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर वो उनकी कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में वो स्टोर हो जाते हैं। फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को, उन्हीं हाइड्रोजन आयंस को एक कम्प्लेक्स होता है, उसको कहते हैं एटीपी सिंथेज, उनसे गुजारा जाता है और फिर क्या बनता है? एटीपी बनता है। इस सारे प्रोसेस को जिसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती हैं और एटीपी बनता है, उसको केमिओस्मोसिस कहते हैं। डिटेल देखेंगे बच्चों इसकी बाद में, ठीक हो गया। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और ये दोनों क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल और एसोसिएटेड प्रोटीन ये क्लोजली लिंक्ड होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो अपना रोल अदा करता है क्या बना के? एटीपी बना के। किस अमल के जरिए? केमिओस्मोसिस। नेक्स्ट चलते हैं। Light energy absorbed by the pigment molecule of antenum complex is transferred ultimately to the reaction center। यही कुछ कहा जा रहा है कि वो लाइट एनर्जी जिसको कौन अब्जॉर्ब करता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्ब करता है, वो आखिरकार कहाँ पहुँच जाती है? रिएक्शन सेंटर के पास चली जाती है। ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं, तो लाइट एनर्जी जो एंटीना कॉम्प्लेक्स ने अब्जॉर्ब की थी वो आखिरकार किसके पास पहुँची? रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच जाती है। There the light energy is converted into chemical energy। वहाँ पे जाके जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में तब्दील किया जाता है? केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, और उस लाइट एनर्जी से ATP बनता है और NADPH भी बनता है। ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है। सो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में? केमिकल एनर्जी ऑफ ATP, और बाद में क्या बनेगा बच्चों? NADPH भी बनेगा। ये दोनों केमिकल हैं, और लिहाजा सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी ATP की एनर्जी में और NADPH की रिड्यूसिंग पावर के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। देयर द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स। अब चलते हैं फोटो सिस्टम की तारीफ तो देख ली, अब हम फोटो सिस्टम की क्या करते हैं? 2 टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 फोटो सिस्टम, वन इज़ फोटो सिस्टम 1 एंड अदर वन इज़ फोटो सिस्टम 2। ठीक है बच्चों, एक फोटो सिस्टम 1 है और एक फोटो सिस्टम 2 है। दीज आर नेम्ड सो इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी।
फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था। और फोटो सिस्टम 2 को फोटो सिस्टम 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ था। तो देयर आर 2 फोटो सिस्टम, वन इज फोटो सिस्टम 1 एंड अदर वन इज फोटो सिस्टम 2। व्हाई फोटो सिस्टम 1 इज कॉल्ड 1 एंड 2 इज कॉल्ड 2? बिकॉज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, कि इनकी जो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी थे उसी के लिहाज से इनको 1 और 2 कहा जाता है। तो फोटो सिस्टम 1 देखते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड अर्लियर, ये पहले दरियाफ्त हुआ था। इसको जस्ट इस तरह लिखते हैं PS1, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1। ओके, फोटो सिस्टम 1 PS1, it has chlorophyll A molecule which absorb maximum light of 700 nanometer, so it is also called P700। पहली बात, फोटो सिस्टम 1 को 1 क्यों कहते हैं? आप कहेंगे it was discovered earlier, so it is called फोटो सिस्टम 1 and it is denoted by या it is indicated by PS1। अब स्ट्रक्चर क्या है? इट हैज़ क्लोरोफिल ए मालिक्यूल, इसके पास क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल होता है। विच ऑब्जर्व मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसके पास क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल है, और वो क्लोरोफिल ए का जो मालिक्यूल है वो कौन सी रोशनी को जज़ब करता है? 700 नैनोमीटर वाली, 700 नैनोमीटर वाली रोशनी को जज़ब करेगा। लिहाजा फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं, P700 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली रोशनी को ऑब्जर्व करेगा। 1 क्यों कहते हैं? पहले दरियाफ्त हुआ था। P700 क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है। इस फोटो सिस्टम 2 क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है, ये बाद में दरियाफ्त हुआ था। अब इसका दूसरा नाम P680 है। इस फोटो सिस्टम 2 को P680 क्यों कहते हैं? 2 सवाल पूछे जाते हैं। फोटो सिस्टम को 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटो सिस्टम 1 के बाद दरियाफ्त हुआ था, इसलिए फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 इज आल्सो कॉल्ड P680। वाई? क्योंकि इसके पास वो क्लोरोफिल ए होता है जो कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है? 680 नैनोमीटर वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड P680। ओके, आगे चलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ बच्चों। ए स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आल्सो associated nearby each reaction center. This acceptor trap high energy electron from the reaction center and then passes them on to the series of electron carriers। इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ओके बच्चों, अब हम इसको देखना चाहते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये फोटो सिस्टम 2 का भी हो सकता है, और फोटो सिस्टम 2 का दूसरा नाम क्या है? P680। बाद में दरियाफ्त हुआ और 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली रोशनी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और फोटो सिस्टम 1 यानी कि जो पहले दरियाफ्त हुआ था और जो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है उसको फोटो सिस्टम 1 या P700 कहते हैं, उसका भी क्या होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अभी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ठीक है। इधर देख लें डायग्राम से कि इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड नियर बाय ईच रिएक्शन सेंटर। ये नीचे की तरफ किसके साथ एसोसिएटेड है? रिएक्शन सेंटर के साथ। ये वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, जबकि ये वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है? फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड है। दिस एक्सेप्टर ट्रैप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड देन पासेस देम ऑन टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। पहले बच्चों देख लें इधर कि जो रोशनी है वो पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है। रोशनी के पार्टिकल्स को फोटॉन कहते हैं। ये फोटॉन का एंटीना कम्प्लेक्स उनको ऑब्जर्व करता है, और फिर एंटीना कम्प्लेक्स उस लाइट को चैनल कर देता है, रास्ता देता है, किसके पास भेजता है? रिएक्शन सेंटर के पास। वो हाई एनर्जी जो होती है वो रिएक्शन सेंटर से टकराती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालती है,
और इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चले जाते हैं और उनको कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ट्रैप करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाम से भी ज़ाहिर है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, उसके बाद वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन के कैरियर मौजूद हैं। इससे इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इससे इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इससे ये लेगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे? फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाएंगे। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर उनको पास करेगा मुख्तलिफ कैरियर में से, जो कि कहाँ मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मौजूद है। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आएंगे, तो वो एनर्जी खारिज करेंगे और उस एनर्जी से हम एटीपी बनाएंगे। किस प्रोसेस के ज़रिए? केमियोस्मोसिस के ज़रिए। तो यहाँ पे एटीपी बनती है। मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ भी फोटोन टकराते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं रिएक्शन सेंटर से, और इन इलेक्ट्रॉन को भी कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है। इन इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जबकि इन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पानी के इलेक्ट्रॉन आते हैं। पानी को तोड़ा जाता है, फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और इसको होल को फिल किया जाता है। खैर, इसके इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एसोसिएटेड है और वहाँ पे मुख्तलिफ कैरियर मौजूद होते हैं और वहाँ क्या बनता है? NADPH बनता है। तो बच्चों, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनते हैं? ATP बनता है और NADPH बनते हैं। इस तरह जो लाइट एनर्जी होती है वो ATP की केमिकल एनर्जी में और NADPH की केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट ATP बाई केमियोस्मोसिस। यही आपको कहा जा रहा है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एसोसिएटेड है और इलेक्ट्रॉन जब गुजरते हैं तो ATP बनता है। किस अमल के ज़रिए? केमियोस्मोसिस के ज़रिए। अब बच्चों, आपने 2-3 डेफिनेशंस देखनी है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, और फिर नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन क्या होती है। ठीक है, फास्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP का बनना, ATP फॉर्मेशन इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। और नॉन साइक्लिक, इसकी तारीफ करते हैं। तो पहले नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है उसको देखते हैं, और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है। देखिए बच्चों, डायग्राम से अगर इलेक्ट्रॉन दोनों फोटो सिस्टम में से गुजरे, इलेक्ट्रॉन अगर फोटो सिस्टम 2 में से भी गुजरे और फोटो सिस्टम 1 में से भी गुजरे, अगर दोनों फोटो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू बोथ फोटो सिस्टम 2 and फोटो सिस्टम 1, then their flow is called नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। समझ आ गई बच्चों? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों फोटो सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें भी से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ये फोटो सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, ये भी होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ज़्यादातर यही होता है बच्चों। ज़्यादातर कौन सा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है? ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नॉन साइक्लिक होता है। और नॉन साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम हिस्सा लेते हैं? 2। इन प्रीडोमिनेंट टाइप, तो कह दिया उसने, इन प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन पासेज थ्रू 2 फोटो सिस्टम 1 and 2। ठीक है, कि एक तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये प्रीडोमिनेंट टाइप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। प्रीडोमिनेंट टाइप कौन है? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? थ्रू 2 फोटो सिस्टम। सो समझ आ गई बच्चों? अगर इलेक्ट्रॉन 2 फोटो सिस्टम में से गुजरे, बोथ फोटो सिस्टम में से गुजरे, तो उसको आप क्या बोलते हो? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी यही होता है। और पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के ATP बने, क्या बने? ATP की फॉर्मेशन हो कब? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान। नॉन साइक्लिक
इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो एटीपी बनता है उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। सो देखें, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, सबसे पहले इसकी तारीफ उसने की है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। जबकि ये क्या थी, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन दोनों फोटो सिस्टम में से गुजरे तो उसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। तो देख लें सिंपल, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इलेक्ट्रॉन दोनों फोटो सिस्टम में से गुजरते हैं और ज़्यादातर फ्लो भी यही होता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और अगर इसी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या बन जाए, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। बच्चों बाज़ औक़ात कभी कभी, ज़्यादातर नहीं, कभी कभी सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और कौन सा, सिर्फ और सिर्फ वन। कभी कभी सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं और ऐसे आ जाते हैं और एटीपी बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है, उधर नहीं जाएंगे, वो अल्टरनेट रास्ता अख्तियार करेंगे, ऐसे आ जाएंगे और एटीपी बन जाएगा। तो और टू इन्वॉल्व है ही नहीं, टू इन्वॉल्व है ही नहीं, ये वाला है बस सिर्फ। और इलेक्ट्रॉन गए ऊपर और ऐसे नीचे आए अल्टरनेट रास्ते से और क्या बनाया, एटीपी बनाया। सो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोटो सिस्टम वन से गुजरे, ये फोटो सिस्टम वन है ना, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोटो सिस्टम वन से गुजरते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और अगर इसके दौरान एटीपी बन जाए तो उसको कहते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो देखें, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, कौन से वाला, वो भी वन। इन लेस कॉमन, ये तो हो गया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रीडोमिनेंट है, ज़्यादातर है, कॉमन है, कॉमन ये, और लेस कॉमन कौन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इन लेस कॉमन टाइप ऑफ पाथ कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक लेस कॉमन टाइप ऑफ पाथ होता है, उसका नाम क्या है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। और यहाँ पे क्या होता है, ओनली फोटो सिस्टम वन इज इन्वॉल्व। ओके बच्चों, फोटो सिस्टम वन कहाँ इन्वॉल्व होगा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, और ये लेस कॉमन टाइप है। अब इस दौरान भी एटीपी बनता है, उसको कहते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन। एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 2 लेक्चर हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन देखेंगे, 2 लेक्चर्स में हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन देखेंगे, फिर 1 लेक्चर में हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन का लॉन्ग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का लेक्चर था। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है। और क्या क्या बनते हैं, एटीपी बनता है और NADPH बनते हैं। डिटेल देखेंगे नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।